अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर AQB पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। इस वीडियो सीरीज में मैंने ऑलरेडी 2012, 23, 22, 21, 19, 18, 17 और 16 का MCQs ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज 16 का सब्जेक्टिव मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, कहता भाई फाइंड द रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस वन। ठीक है, हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल लेते हैं। 3 + 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, रैशनलाइज कर लेते हैं। 3 - 2, 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 6 आयोटा, 2 × 3 = 6 आयोटा, और 2 × 2 = 4 आयोटा का आयोटा स्क्वायर। A + B, A - B, A² -B² आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, तो ये -4। 9 में से -4 निकलेंगे तो 5, 12 आयोटा। 9, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर 5 + 12 आयोटा अपॉन 9 + 4 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। और 5 ये हो जाएगा 13, 5/13 + 12/13 आयोटा। और ये आपके 4 मार्क सिक्योर हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है, अगर मैं Z1 Z2 आपके पास ये दूं तो आप ये निकाल दीजिए। तो बिल्कुल बेसिक सा है। Z1 की वैल्यू दी हुई है 2 + 3 आयोटा, Z2 की वैल्यू 3 + 2 आयोटा, तो 2 और 3 5, और ये भी 5 आयोटा। ओके, अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट का स्क्वायर ये 50 और 25 हो जाएगा। ये भी 25 हो जाएगा। आयोटा नहीं जाता, ध्यान में रखिएगा। तो ये 2 दफा 25 है। 25 का रेडिकल 5, 5 रेडिकल 2 आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। कहता है इसका एडजॉइंट निकालें। एडजॉइंट थोड़ा लंबा चौड़ा सा प्रोसेस है, चलें सिखा देते हैं। एडजॉइंट ऑफ इस मैट्रिक्स को ए नाम दिया है। ए किसके बराबर होगा? C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, और फिर इसका भी ट्रांसपोज। तो भाई अब ये CIJ कैसे निकलता है? -1 I + J, और माइनर ऑफ IJ, यानी फॉर एग्जाम्पल 1 1 के लिए निकालना है। 1 1 -1, 1 और 1 ये हो जाएगा आपके पास 2। माइनर, पहले की रो काट दो, पहले का कॉलम, तो ये छोटा सा डिटरमिनेंट आएगा आपके पास। ये डिटरमिनेंट क्या है? 3 -3 और -1 0, तो ये हो जाएगा 1। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं 0, माइनस -3 -1 से ये 3 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर -3, यानी पहले की जगह आप मिटा के -3 लिख सकते हो। ओके, दूसरा C12 निकालते हैं। 1 2, अब एक आपको आइडिया आ गया होगा। -1 अगर 1 और 2 होगा तो ये 3 पावर होगा। और जनाब मुझे निकालना होगा अब दिस वन। तो एक डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा 0 -3 1 0, तो ये माइनस रहेगा 0, और हमेशा -3 -1 का -3, तो ये +3 हो जाएगा। और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो स्टिल -3, यानी इसका आंसर भी आपके पास आएगा -3। ओके, थर्ड वन दोस्तों C13। अब मैं डायरेक्ट करूंगा 1 3, तो इसका मतलब पॉजिटिव का 1 आएगा आपके पास। और 1 3 को निकाल दीजिए, क्योंकि अब आप फार्मूले के साथ यूज टू हो चुके हैं।
1 3 को निकाल दीजिए तो क्या बचेगा हमारे पास, 0 3 1 -1, यानी 0 -3, आंसर -3 आएगा। इंटरेस्टिंग, तीनों का आंसर -3 है। ओके 2 1, भाई 2 1 है तो ये ऑड नंबर है, माइनस रहेगा, इसका मतलब 2 1 तो ये रो और ये कॉलम कटेगा। फर्स्ट लास्ट से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आएगा 0, सेकंड थर्ड से मल्टीप्लाई होता है माइनस फार्मूले का होता है -1, तो ये +1 पर स्टिल ये माइनस, ये +1 पर स्टिल ये -1 रहेगा, तो इसकी जगह भी आप लिख सकते हैं -1। तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट करूंगा दोस्तों, 2 2, अब 2 2 की ये इवन है तो फिर आपके पास 1 आएगा, और 2 2 की बात हो रही है तो सेकंड रो का सेकंड नंबर ये वाला है, इसका मतलब ये रो और ये कॉलम कटेगी। 0 -1, तो ये आंसर -1, तो इसका मतलब C2 का आंसर -1 होगा। चलें जी, इसको ही मिटा के इसे वैल्यू रख लेते हैं, C2 3, तो इसका मतलब माइनस साइन आएगा आपके पास, क्योंकि 2 3 ऑड नंबर है। तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं दोस्तों, ये रो कटेगी और ये कॉलम। 1 -3 ज़ा -3, 0, तो ये -3, 0 लिखो तो आपकी मर्जी है, तो ये +3 हो जाएगा। चलिए जी, इसको ही मिटा दें, +3 दे देते हैं। ओके, अब इनको जल्दी जल्दी मिटा के वैल्यूज रख देते हैं। C 3 1 3 1 4, तो ये प्लस आएगा 1, रो का टी कॉलम। 0 -3, तो ये हो जाएगा -3। C 3 2, 3 2 माइनस आएगा, तो 3 2 की तरह कॉलम रो काट दें। -9 0, तो ये हो जाएगा -9, जिसको हम +9 कहेंगे तो ये 9 हो जाएगा। और आखिरी C 3 3, तो ये 1 होगा, पहले की रो कट जाएगी, तो ये 9 0, तो ये 9 होगा, और आंसर 9 आ जाएगा। और जनाब, जब एडजॉइंट पूरा निकाल लिया होगा तो जस्ट इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो -3 -3 -3 -1 -1 3 -3 9 और 9, और ये आपके 4 मार्क्स सिक्योर हो गए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलो तो जल्दी से प्रूफ करनी है आइडेंटिटी। तो जनाब, मैं पहली रो से ए कॉमन लेता हूँ, दूसरी रो से बी, और तीसरी से सी। ए बी सी मैंने कॉमन ले लिया। जब मैंने इसे ए कॉमन लिया तो ये हमारे पास -a बचा, यहाँ b बचा, यहाँ c, इसके पास b बचा, सॉरी b तो कॉमन ले लिया होगा, a बचा, -b, c, c कॉमन लिया था तो -a बचा, c माइनस के 3b बचा, और एक c बचा। ओके, अब ये a कॉमन आ गया, b कॉमन आ गया, c हो गया, वो भी निकाल लेते हैं। तो a b c, अब कॉलम से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा -1 1 -1, यहाँ बचा 1 -1 -3, यहाँ बचा 1 1 एंड 1। तो हमारे पास अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो आ गया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया है। अब इसके साथ थोड़ा सी वर्किंग कर लेते हैं। अगर मैं पहली रो में पहली रो में ऐड कर दूं दूसरी रो को, रो 1 में ऐड करूं रो 2 को, तो रो 1 में ऐड करूंगा रो 2 को, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 1 और 1 2 हो जाएगा। 1 -1 1 -1 -3 1। अच्छा जी, मैं इसको किसी ना किसी तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स में अगर कन्वर्ट कर लूं, ओके चले यहाँ से चला सकता हूँ। 2 से इसकी रो काट दीजिए, इसका कॉलम काट दीजिए, तो ये बस मैट्रिक्स बचेगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर,
तो दो, यहाँ पर मुझे दो भी रखना होगा, प्लस माइनस प्लस दो, तो अब ये मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 हमेशा माइनस, और ये 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2a² b² c², ये हो जाएगा -4, मल्टीप्लाई करेंगे 8a² b²c², और ये मेरा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी आगे मूव कर जाते हैं। कहता है इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन the sixth term is this one। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सिक्स टर्म मतलब x a + 5d, ये है 211 के बराबर। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म यानी s10 आपको दिया हुआ है इसके बराबर, और s10 मतलब होगा 10/2। sn का फार्मूला होता है n/2, सम ऑफ टर्म्स 2a + n-1d, और अगर 10वीं टर्म के लिए बनाऊंगा तो ये 10/2, 2a + 10-1d, और s10 कितना दिया हुआ है ये 2040, ये हो जाएगा 5, 2a + 9d, और अगर मैं 5 से कैंसिल कर लूं दोस्तों, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा 100%। तो 30-40 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 408 हो जाएगा। 2a + 9d, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। दिस इज माय फर्स्ट वन। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको फर्स्ट वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं 2 से, तो भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2a + 10d, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा। और अब इसको इससे माइनस कर रहा हूँ, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, 10 में से 9 जाएंगे तो खाली एक डी बचेगा। और जनाब, तो यहाँ बचेगा ओनली आई थिंक 16, 14, ओनली 14 बचेगा। डी की वैल्यू आपके पास आ गई 14। अच्छा जी, अब डी निकाल लिया, कहता है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोविजन। ओनली कॉमन डिफरेंस, ठीक है जी, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया। सम ऑफ 10, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोविजन, ठीक है जी, निकाल लिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चले जी नेक्स्ट। कहता है a geometrical progression has the first term, geometrical progression first term मतलब this one, and the common ratio यानी r की वैल्यू है t², and its sum of infinite, sum of infinity यानी ये इनफाइनाइट टर्म है जिसका सम किया तो वो 7 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ t, दिस इज रियली सिंपल। सम ऑफ इन्फिनिटी बराबर होता है a/1 - r। सम ऑफ इन्फिनिटी दिया हुआ है 7, 7 इज इक्वल टू a की वैल्यू 24/7, 1 माइनस आर की वैल्यू t² क्रॉस मल्टीप्लाई 1 - t² इज इक्वल टू 24/7, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा 49, 1 - t² इज इक्वल टू 24। ओके, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 24 और 49, आई डोंट थिंक सो किसी सेम नंबर से जाएंगे, 3 से भी नहीं जाएंगे मेरे ख्याल में। 24 बिल्कुल नहीं। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 49 - 49t² इज इक्वल टू 24। 49t² को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 49 - 24 25 बच जाएगा। 49t², तो ये 25 इज इक्वल टू 49t²। आखिर सर ये कर लेते हैं, 25 49 को डिवाइड में ले आते हैं, t² और रेडिकल लगाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। +-5/7 आपके पास यहाँ टी की वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, मुझे ये प्रूव करना है, चले जी ये लिख लेते हैं।
समीशन। अब यहाँ पर ये अंडरस्टूड है, k इज इक्वल टू 1 to n है, ये अंडरस्टूड है, आप ये लिखो लिखो कोई मसला नहीं। तो भाई पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, k इज इक्वल टू 1 to n, 3n स्क्वायर माइनस समीशन k इज इक्वल टू 1 to n -2। अब आप क्या करेंगे, 3 को बाहर ले आए, क्योंकि जस्ट समीशन k पे लगेगा, n पे लगेगा, n स्क्वायर दिया है इसने, इसको k स्क्वायर देना चाहिए था, तो फिर जाके वो n में कन्वर्ट होता, यहाँ k स्क्वायर होना चाहिए था। चलें खैर, k स्क्वायर। अब ये आपके पास, ये मैंने -2 इधर भी दे दिया, इधर नहीं देना चाहिए था मुझे, ये माइनस मैंने यहाँ दिया है ना बाहर, तो ये -2 बाहर ले आएंगे तो अंदर जो बचेगा वो 1 बचेगा, ओनली 1। सॉरी, अब के स्क्वायर का फार्मूला होता है n+1 2n+1 अपॉन 6 -2, और समीशन k इज इक्वल टू 1 to n, सिंपल n, ये भाई साहब कैंसिल हो रहा है दो दफा, n n+1 2n+1 अपॉन 2 -2n, n कॉमन ले लेता हूँ, n+1 2n+1 -2 अपॉन 2, आखिरी स्टेप एलसीएम ले लेता हूँ, n+1 2n+1 -2n अपॉन 2। अभी n अपॉन 2 को बाहर रख लेता हूँ, रिमेनिंग जो बचेगा मेरे पास, आई होप वो सिंप्लीफाई नहीं करवा रहा होगा, 4, सॉरी एलसीएम 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, और ये n कॉमन ले लिया था, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, n तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया था। अच्छा, तो रिमेनिंग जो बचा वो n+1 2n+1 -4, ये, और मैंने यही प्रूव करना था, आप देख सकते हैं मैंने प्रूव कर दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। कहता है a committee of 5 people is to be selected from 7 teachers and 6 students, 7 और 6 13 है टोटल। Find the number of different ways in which the committee can be select if there is no restriction, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टोटल 13 में से 9 बंदों को चूज करना होगा, ये पहला होगा, और 13 में से आई थिंक 9 9 की कमेटी बना रहे हैं ना, 9 यस, 7 और 6 13, तो 13 कॉम्बिनेशन 9, आंसर आ रहा है 715 वेज वो कमेटी बन सकती है, 715 डिफरेंट वेज से वो कमेटी बन सकती है। सेकंड आपके पास कहता है देर आर 5 टीचर्स एंड 4 स्टूडेंट्स इन द कमेटी, तो भाई इसका मतलब 5 टीचर्स, 7 टीचर्स में से 5 चूज करेगा, 4 स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स में से 4 चूज, क्योंकि इसको 9 कंप्लीट करने हैं, तो 5 और 4, 5 और 4, ये पूरा 9 कंप्लीट हो गए। अब इसको भी निकाल लेते हैं, 7 कॉम्बिनेशन 5, आंसर 21 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 कॉम्बिनेशन 4 15, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 21, आंसर आपके पास आएगा, इसको देखूं, 7 कॉम्बिनेशन 5 21 सही है, और 6 कॉम्बिनेशन 4 15 सही है। सो 15 मल्टीप्लाई बाय 21, आंसर 315 डिफरेंट वे से ऐसा हो सकता है। सेकंड, अच्छा ये इसका 1 था और ये इसका 2 था। अब सेकंड, फाइंड द डिफरेंट नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर नंबर। देखें इसमें कुछ रिपीटिशन तो नहीं हो रहा, एन यू एम बी ई आर बिल्कुल नहीं, कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा, तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ अ लेटर ऑफ अ वर्ड, नंबर 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 फैक्टोरियल डिफरेंट वे से बन सकता है। आपके पास 6 डिजिट है, 6 को आप अरेंज करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बॉक्सेस होंगे,
तो पहला 6 वे से, फिर 5 वे से, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो ये 6 फैक्टोरियल जो 720 के बराबर होता है। अच्छा जी, ये हमने कंप्लीट किया। अब बी वाले पार्ट पे आ जाते हैं। कहता है अ बॉक्स कंटेन 3 कार्ड नंबर 1 2 3। भाई साहब, एक बॉक्स है, कार्ड रखे हुए हैं इसने, 3 कार्ड्स हैं, 1 2 3, और बॉक्स बी एक और बॉक्स है, ये हमारा बॉक्स बी है। इसमें भी हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, जो एक कौन से कलर का है, 2 कार्ड से एक आपके पास जो कलर है वो है रेड, दूसरा वाइट। तो एक है आपके पास रेड कलर का, ये दूसरा वाइट कलर का है। ये बॉक्स ए है, आई होप ए नाम दिया, और ये बॉक्स बी है। ठीक है, अब ये हो गया वन ऑफ द कार्ड। अब कह रहा है बॉक्स बी कंटेन 2 रेड एंड दिस वन ऑफ द कार्ड चूजिंग रैंडम फ्रॉम द बॉक्स टू गेट द पेयर ऑफ कार्ड। एक यहाँ से उठाया, एक यहाँ से उठाया। राइट डाउन। अब 2 कार्ड्स को पेयर बनाया, तो वो पेयर कैसे होंगे? पहला कार्ड 1 हो सकता है, और मैं इसको कह सकता हूँ रेड और वाइट। पहला कार्ड 1 हो सकता है और इसके साथ रेड कंबाइन होगा। फिर कार्ड 2 हो सकता है, इसके साथ रेड कंबाइन होगा। फिर कार्ड 3 हो सकता है, उसके साथ रेड कंबाइन होगा। मैं पॉसिबल वेज बना रहा हूँ जनाब। फिर 1 के साथ वाइट हो सकता है, 2 के साथ वाइट हो सकता है, और 3 के साथ भी वाइट हो सकता है। तो ये मेरी सैंपल स्पेस बन गई, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो कार्ड्स जब निकालेंगे और पेयर बनाएंगे तो जो पॉसिबल बन सकता है वो ये है। अब कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड कार्ड इज द पेयर इज रेड इन कलर। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि एक कार्ड आपके पास रेड होना चाहिए, एक कार्ड रेड और दूसरे की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं इसको डॉट लगा रहा हूँ। वो कोई भी नंबर आपके पास होना चाहिए, कोई भी नंबर हो सकता है पर रेड। तो रेड के कितने हैं? 1 2 3। इसके अलावा तो रेड की कोई कंडीशन नहीं है, और 1 2 3 आपके पास है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/6, यानी आंसर आएगा 1/2। 6 में से 3 कार्ड्स ऐसे पॉसिबल होंगे, और 50% चांसेस या हाफ चांसेस होंगे। अच्छा, वन कार्ड ऑफ अ पेयर शोज अ नंबर लेस देन 3, 3 से छोटा नंबर, एंड द अदर इज वाइट। भाई वाइट, अदर इज वाइट, तो जो पेयर आपने बनाए हैं, 3 से छोटा बोला इसने, लेस देन 3, और वाइट, तो ऐसे सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज है आपके पास। अगर मैं इस इवेंट को नाम दे दूंगा लेस देन 3, 3 एंड वाइट, तो ऐसे 2 है खाली आपके पास 6 में से आउट ऑफ 6 जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। 1/3 आपका आंसर आएगा। कहता है अब थर्ड वन कहता है इफ वन कार्ड इज इन द पेयर शोज अ नंबर ग्रेटर देन 3। भाई ग्रेटर देन 3 तो दिखा ही नहीं सकता, इसका मतलब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि ऐसा कोई कार्ड है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल, मतलब 0 होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट। ओके भाई, मुझे वो टर्म फाइंड करनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो। तो टर्म का फार्मूला होता है TR+1 बराबर होता है एन कंप्लीशन आर, ए एन माइनस आर, और बी आर। एन की वैल्यू 6 है, आर की वैल्यू मुझे नहीं पता, मुझे वो टर्म ही नहीं पता जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी। और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है ये भी आपको समझाता हूँ अभी। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, पहली टर्म ए होती है, दूसरी टर्म बी। ऊपर एन की वैल्यू गिविंग है, आर गिविंग नहीं है। बी की वैल्यू आपके पास 4/x है, और आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब होगा कि एक्स का पावर 0 होना, या एक्स की टर्म ना होना, या दूसरे अल्फाज में कांस्टेंट टर्म। इसको ओपन करेंगे तो वो ये मालूम कह रहा है कि इसमें
टोटल 7 टर्म्स होंगी, 6 पावर है तो 7 टर्म्स होंगी। एक टर्म ऐसी होगी जो कांस्टेंट टर्म होगी, जिसमें कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं होगी, यानी एक्स की टर्म नहीं होगी, एक्स मौजूद नहीं होगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स मौजूद ना होना, यानी एक्स पावर 0। अब देखें टेक्निक में कैसे फॉलो कर रहा हूं। इसको मैंने ऐसे ही रखा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 - 2r हो जाएगा। और 4 को आर पावर मैंने अलग दिया, एक्स को मैं ऊपर ले गया वो -1, और इसको भी मैंने आर पावर अलग दिया। अब मैं एक्स को के पावर्स को सेम बनाऊंगा, यानी एक्स 12 - 2r, और ये -r होगा। और ये पावर मेरे पास किसके बराबर होने चाहिए, 0 के, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मुझे चाहिए। तो 12 - 3r = 0, 12 = 3r। इसका मतलब r की वैल्यू 4 होगी, और अगर r की वैल्यू 4 होगी तो वो पांचवी टर्म होगी। तो फाइनली हमने टर्म फाइंड कर ली। अब वो टर्म निकाल लेते हैं, r की जगह यहीं 1 पुट करें, तो 6 4। अब ये जो x की टर्म्स होंगी, जाहिर बात है ये x का पावर तो 0 होना ही होना है, क्योंकि ये पूरी को मैंने सेट किया था 0 के बराबर। तो यहाँ बचेगा 4 पावर, r की वैल्यू हमने 4 निकाली है, तो ये एक टर्म नंबर ही बचेगा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 6 कॉम्बिनेशन 4, आंसर आएगा 15। ये तो 1 हो गया, लिखने लिखे आपकी मर्जी है। और 4 पावर 4, आंसर आएगा 256। मल्टीप्लाई कर ले 15 से, तो आंसर आएगा 3840। और ये मेरी पांचवी टर्म होगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी नेक्स्ट। कहता है अगर 1 + bx पावर 5, आपके पास एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर सेम हो, तो मुझे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। अच्छा जी, अब जनरल फार्मूला आपके पास है 1 + x पावर n बराबर होता है 1 + मुझे x और x स्क्वायर तक खोलना है इसको, nx + n - 1/2 फैक्टोरियल, नीचे 1 फैक्टोरियल होता है, लिखो लिखो आपकी मर्जी होती है। एक्स स्क्वायर इस तरह चलती जाती है, पर इसने कहा है कि एक्स की और एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट मतलब ये चीज। तो पहले मैं इसको ओपन इस फॉर्म में लिख देता हूं। 1 + n की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू bx है, प्लस n की जगह 5, फिर 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, नीचे है 2 फैक्टोरियल यानी 2, और x की वैल्यू है bx होल स्क्वायर। तो कह रहा है ये कोफिशिएंट, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 1 + 5bx, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2, यानी ये टोटल हो जाएगा 10। बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो कह रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और अगर एक्स का कोफिशिएंट बराबर हो तो मुझे कहता है बी की वैल्यू फाइंड करें। 5 को उधर शिफ्ट कर लें, बिल्कुल बी कैंसिल नहीं होगा, ये कॉमन मिस्टेक होती है दोस्तों की कि एक अल्फाबेट कैंसिल कर देते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, इसका मतलब 5 बी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2b - 1। तो इसका मतलब 5b अलग से 0 के बराबर करें, और 2b - 1 अलग से 0 के बराबर करें। बी की वैल्यू 0, 5 खत्म हो जाएगा, और बी की वैल्यू 1/2। और ये दो पॉसिबल आंसर होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, if the polynomial this one divided by this one give a remainder this one, यानी अगर मैं इस पोलिनोमियल को नाम दे दूं p of x, अगर मैंने x - 2 से डिवाइड किया, इसका मतलब x = 2 सेट कर लें 0 के बराबर। जब मैंने इसमें 2 पुट किया, ये हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 8,
6p 2 6, तो जो रिमाइंडर बचा R1, इसको मैं कह रहा हूँ R1 16 माइनस के 12p + 6, तो R1 आपके पास बराबर आ रहा है 16, 22 माइनस के 12p, मेरी पहली बात। दूसरी बात कहता है एक और पॉलिनोमियल है जिसको मैं कह रहा हूँ Q(x), कह रहा है अगर इसको इससे डिवाइड किया यानी कि x+1 = 0, x = -1, तो रिमाइंडर R2 आया आपका। तो ठीक है जी, इसमें -1 पुट कर लेते हैं, तो -1 का क्यूब 1, -1 का स्क्वायर 1, तो ये सिंपली p बच जाएगा। ये प्लस का 10 हो जाएगा, -1 यहाँ रखेंगे, प्लस का 10 -7, और इसका रिमाइंडर क्या कह रहा है R2। चले जी, R2 हो गया। p 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, ये R2 सेकंड हो गया। अब कहता है इफ R1 और R2 इस बात को मान रहे हो, यानी R1 + 2 टाइम्स ऑफ R2 की वैल्यू 6 हो, तो P की वैल्यू बताए। भाई R1 की वैल्यू है 22 माइनस के 12p, 2 टाइम्स R2 की वैल्यू है p + 2, 6 के बराबर, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 12p + 2p + 4 -6 = 0। तो जनाब 12p में से 2p जाएंगे, अच्छा नंबर्स में 22, ये हो जाएगा 26, 6 जाएंगे तो 20 बचेगा। यहाँ बचेगा माइनस के 10p = 0, 10p वहाँ मूव कर दें, नंबर से नंबर काट दें, और p की वैल्यू आपके पास आ रही है 2। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, कहता है फॉर्म द इक्वेशन इफ द रूट्स आर गिविंग। जब भी इक्वेशन फाइंड करनी हो क्वाड्रेटिक, ये आपका फार्मूला है। अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -2, वैल्यूज पुट करें। अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -2, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -2, x² माइनस के x1 बचेगा, -6 = 0, और ये मेरा आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। जी स्टार्ट कर लेते हैं। कहता है इफ x² - 5x + 6 is a factor of a polynomial, this one find the other factor with the help of। अब भाई अगर ये इसका फैक्टर है तो ये तो फिर गोल्ड हो गया ना। और बाकी फैक्टर फाइंड करने, क्योंकि क्यूबिक है तो इसका मतलब इसके 3 फैक्टर होंगे, और क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर तो दिया हुआ है। तो अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट करना है तो मैं आपको, वैसे आप इसने कहा है विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, तो चले रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लेते हैं। पहले मैं क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, x² - 5x + 6, मैं इसकी मिनटम ब्रेकिंग कर रहा हूँ, 3x - 2x + 6, x कॉमन x -3, -2 कॉमन x -3, तो इसके ये दो फैक्टर बन गए, यानी इसके ये दो फैक्टर्स हैं। और मुझे तीसरा फैक्टर फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक डिवीजन। चले साइंटिफिक डिवीजन यूज कर लेते हैं। पहले मैं पहला फैक्टर ले रहा हूँ, x -3 = 0, x = 3, उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 लिखें, और पूरी की पूरी पॉलिनोमियल लिखें कि कोफिशिएंट लिखें, 3 -13 8 12 12, और ये रिमाइंडर की जगह होगी। डेफिनेटली रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि इसके फैक्टर्स हैं। पहला नंबर 3 ऐसे ही लिखें, 3 3 ज़ा 9, तो कितने बचेंगे -4, 3 4 ज़ा -12, तो कितने बचेंगे हमारे पास -4, 3 माइनस ये 12, रिमाइंडर 0। ये पहला हो गया। अब सेंसिटिव डिवीजन एक बार फिर चलाएं, और अब की बार जो फैक्टर लेंगे आप वो ये वाला फैक्टर लेंगे। x -2 सेट करें 0 के बराबर, x = 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 लिखें, 3 आपने लिखा, 3 2 ज़ा 6, 2 बचा,
2 2 ज़ा 4 और फिर यहाँ रिमाइंडर बचेगा 0। अब आपने एक्चुअली दो लेयर्स सेंट्रल डिवीजन की चलाई थी। स्टार्ट हुई थी पावर 3 से, फिर ये वाली पावर 2 और फिर ये वाली पावर 1। तो पावर 1 मतलब 3x प्लस 2, ये आपका तीसरा फैक्टर है। और दो फैक्टर कौन से थे? x-3 और x-2। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली यही आंसर आपके पास आएगा। और इस तरह से हम ये प्रोसेस चलाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलिए जी आगे मूव कर जाते हैं। बेसिक सिक्योरिटी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 8x/27 इज इक्वल टू 16/x। मल्टीप्लाई करेंगे 8x² इज इक्वल टू 16 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। आई डोंट नो मैंने इसको लॉन्ग क्यों किया, मुझे इसको ऐसे ही कर देना चाहिए था। 1 टाइम्स 2 टाइम्स तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 50। 25 आएगा 50 और x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रेडिकल 50 ये रख लीजिए, या प्लस माइनस रेडिकल 50 को लिख सकते हैं 5 रेडिकल 2, यानी 25 2 ज़ा 5 रेडिकल 2। तो ये आपका आंसर हो गया। 3 मार्क्स दिए थे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चले जी वेलकम टू टिग्नोमेट्री दोस्तों। और टिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी प्रूव करनी है, मजेदार किस्म की आइडेंटिटी लग रही है। चलिए जी प्रूव करते हैं। इस भाई साहब की प्रूफ करनी है, ठीक है जी करते हैं जनाब, बिल्कुल करते हैं। 1/कोसेक लिखा जा सकता है 1/sin थीटा प्लस 1/1/sin थीटा माइनस 1, फिर जनाब 1। इसका एलसीएम ले लेता हूँ। साइन थीटा 1 + sin थीटा, साइन थीटा 1 - sin। इसको रिवर्स कर लेते हैं। साइन थीटा 1 + sin थीटा, साइन थीटा 1 - sin थीटा। दोनों में से साइन थीटा कॉमन है तो साइन थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1/1 + sin थीटा 1/1 - sin थीटा। साइन थीटा आपने वैसे ही रखा, यहाँ स्टेप कर रहा हूँ। अब इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा एलसीएम। तो इस 1 के पास जाएगा 1 - sin थीटा, उस 1 के पास जाएगा 1 + sin थीटा। दोस्तों ये साइन से साइन कैंसिल, तो 1 और 1 2, तो ऊपर 2 साइन थीटा बचा। और 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 - sin² थीटा के लास्ट स्टेप 2/sin थीटा 1 - sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा, और 1/cos² थीटा बराबर होता है दोस्तों sec²। तो उम्मीद करता हूँ ये एक लंबा चौड़ा सा आइडेंटिटी इन्होंने दी थी जो मैंने अप्रूव की है। टू साइन थीटा sec²थीटा ये मैंने प्रूव कर दी। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था पर थोड़े से ज्यादा स्टेप थे। अच्छा जी अब ये एसलोज आपके पास से जा चुका है दोस्तों। फर्स्ट ईयर वालों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इसको स्केप 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 कर दीजिएगा, अगर मैं फिर भी पेपर पूरा कंप्लीट सॉल्व कर रहा हूँ। ओके जी। द डायग्राम शोज दिस सेक्टर ऑफ अ सर्किल विद सेंटर ओ in which आपको एंगल सी ओ ए ये 4/3 रेडियन के बराबर दिया हुआ है। द आर्क लेंथ ऑफ ए बी आपके पास 28/3 सेंटीमीटर। ए डी ए से डी आपको 3 दिया हुआ है। इफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर सी ओ डी यानी इस पूरे का एरिया आपको दिया हुआ है 200/3। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन, खाली शेडेड रीजन का एरिया निकालना है।
बिल्कुल सादी सी बात है दोस्तों, कोई इतना मुश्किल है नहीं। सबसे पहले मैं अनशेडेड का एरिया निकालूंगा। अनशेडेड के एरिया के लिए मुझे चाहिए होगा रेडियस ओ से ए। अच्छा, इन द डायग्राम सेक्टर ऑफ ये दिया हुआ है, रेडियन दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ ए बी, ए से लेकर बी तक की लेंथ दी हुई है, ये रहा आर्क लेंथ दी है। अच्छा, आर्क लेंथ ऑलरेडी दिए हुए, ए से बी तक की आर्क लेंथ दी हुई है, और वो कितनी दी हुई है 28/3। वो तो बहुत सिंपल हो गया। अगर मुझे रेडियस फाइंड करना है या ओ ए फाइंड करना है तो भाई एस इज इक्वल टू, अब पहले मैं सेक्टर आपको बता दूं कौन सा सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। सेक्टर ओ ए बी, मैं इस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, दिस वन। तो ये आर्क लेंथ ए बी बराबर होगा आर थीटा के। आर इस वक्त ओ ए है हमारे पास। आर्क लेंथ कितना दिया हुआ है 28/3। इसने खुद कहा है कि दी द लेंथ ऑफ आर्क ए बी, आर की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, और थीटा मुझे दिया हुआ है 4/3 रेडियन के। 3 से 3 कैंसिल कर लेता हूँ दोस्तों, ये 7 दफा जाएगा। तो रेडियस आपके पास बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर में ही लिखूंगा। ठीक है, तो ये आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आर का यूनिट मीटर आपके पास होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपके पास रेडियस हमने निकाल लिया इस वाले का। अब मुझे इस वाले का एरिया निकालना होगा। तो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ए इज इक्वल टू 1/2, आर की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर, थीटा 4/3 दिया हुआ है आपके पास। तो ये हो जाएगा 49/2 मल्टीप्लाई बाय 4/3। तो इसको मैं एक स्टेप में सॉल्व कर लेता हूँ। एरिया कितना आ गया है 49 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 6। ए की वैल्यू आ रही है 98/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो ये अनशेडेड का है। अब सिंपल सा मुझे शेडेड का चाहिए। तो एरिया मैं यहां लिख देता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी, यानी पूरा ये सेक्टर ओ सी डी बराबर होगा एरिया ऑफ अ सेक्टर। मैं इनको नाम दे दूं, इसको मैं इस एरिया को A1 दे देता हूं, और इस एरिया को नाम में A2 दे देता हूं। तो ये मैंने A1 निकाला है, एरिया ऑफ A1 प्लस एरिया ऑफ A2। तो भाई कंप्लीट एरिया इन दो एरियाज के बराबर होगा। कंप्लीट एरिया उसने स्टार्ट में दिया था COD, या मैं दिया था इसने 200/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया है, अनशेडेड का एरिया निकाला है, और वो निकाला है 93/3। और मुझे शेडेड का मतलब A2 निकालना है। इसको इससे माइनस कर दीजिए, तो जनाब ये उधर चला जाएगा। 200/3 माइनस 98/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यूनिट हटा दिए मैंने, एंड में आप एक यूनिट दे दीजिएगा। तो 200/3 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 98 डिवाइडेड बाय 3 ही दिया हुआ है। तो जनाब इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 34 हो जाएगा। तो अनशेडेड एरिया आपके पास 34 है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट चले जाते हैं। ओके, एक आइडेंटिटी प्रूव करनी है छोटी सी। कहता है भाई प्रूव करके दिखाएं कि कॉस पाई बाय 2 माइनस अल्फा एक्चुअली माइनस के साइन अल्फा के बराबर।
तो भाई पीछे फार्मूला दिया होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की, कॉस ए कॉस बी पीछे फार्मूला शीट में आपके पास दिया होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस होता प्लस होता है, साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू 5/2 है, और साइन बीटा कॉस 90 डिग्री आपके पास बराबर होता है 0 के, साइन 90 डिग्री आपके पास बराबर होता है 1 के। अच्छा ये प्लस था, सॉरी माजरत दोस्तों, ये प्लस वाला था, अगर प्लस वाला होता तो यहाँ पर माइनस आता। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा 0 माइनस के साइन अल्फा, फाइनली साइन अल्फा आपका आंसर, जो मैंने प्रूव कर दिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें एक और मजे का क्वेश्चन इन्होंने दिया है, कहता है अगर मैं आपको 10 अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दूं। अब दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझना है तो जल्दी से इसकी फॉर्मूला लिख लें, पीछे ऑलरेडी गिविंग होगा, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, और आपके पास किसकी वैल्यू दी हुई है, सेक की वैल्यू, सेक अल्फा किसके बराबर दिया हुआ है, रेडिकल 13/9 के। तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा, तो अगर कॉस फाइंड करना है तो ये वैल्यूज उल्टी हो जाएंगी, 9/13, तो कॉस अल्फा हो जाएगा 3/रेडिकल 13, 9 का 3 होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब मुझे कह रहा है कि मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करके दिखाएं, 10 बीटा की वैल्यू फाइंड करके दिखाएं। तो भाई यहां से मैं आता हूं ट्राइंगल की तरफ, और ट्राइंगल मेथड यूज करके देखिए मैं कैसे प्रोसेस करता हूँ। अल्फा कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मुझे एक्स फाइंड करना है, पैथागोरस यूज कर रहा हूँ। तो भाई रेडिकल 13 का स्क्वायर बराबर होगा एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, 3 9 को इधर ले आए माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 बचेगा दोस्तों, लेंथ है तो प्लस माइनस नहीं होगा, ठीक है ना जी। एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, एक्स की जगह 2 लिख सकता हूं मैं, और मुझे इसकी वैल्यू क्या चाहिए, सॉरी, और मुझे वैल्यू क्या चाहिए, मुझे एक्चुअली 10 अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से मैं 10 अल्फा निकाल लेता हूँ, किसके बराबर होगा, 2/3। अब मिस्टर फार्मूले के पास आता हूँ, इसका आंसर मुझे 1/6 दिया हुआ है, 10 अल्फा मैंने निकाल लिया, 2/3, मुझे 10 बीटा नहीं दिया हुआ, जब मुझे दिया हुआ ही नहीं है तो मैं उसको निकाल भी नहीं सकता। 1 - 10 अल्फा 2/3, 10 बीटा मैंने ऐसे ही रखा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या चले एक स्टेप सिंप्लीफाई दिखा देते हैं अभी आपको। मैं नीचे एलसीएम ले रहा हूँ, तो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने ये 3 एलसीएम लिया है, जब 3 एलसीएम लिया तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ भी मैंने 3 एलसीएम लिया है, 3 - 2 10 बीटा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 - 2 10 बीटा, और 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, मैं थोड़ा सा इसको अलग ऊपर लिख देता हूँ ताकि मुश्किल ना हो। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3 - 2 10 बीटा, और ये 6 इन पूरे से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 12 माइनस प्लस के 18 10 बीटा, ये 2 इधर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, 3 - 12 इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा, तो 2 10 बीटा प्लस 18 10 बीटा, ये हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 20 10 बीटा। आई होप 3 ही था ना, कोई मिस्टेक ना की भी हो मैंने। आई होप मैं वैल्यूज ठीक लेके आ रहा हूँ, 2/3 ही लिखी है, 2/3 2 + 3, और 2/3 आएगा, बिल्कुल 2 उधर, बिल्कुल सही, 2/3 यहाँ 3 दिया, और यहाँ 3 दिया, बिल्कुल सही है। और लास्टली 10 बीटा आपके पास बराबर हो जाएगा -9/20,
और ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ 4 मार्क्स के लिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, पर वेरीफाई कर लिया। चलिए जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपके पास इन अ गिविंग डायग्राम। भाई गिविंग डायग्राम में ये वैल्यूज इसमें ऑलरेडी दी हुई हैं। मुझे सी से डी की वैल्यू फाइंड करनी है। सी से डी, सी से डी। अच्छा, ये ध्यान में रखेंगे कि मैं यहाँ से इस पे आ सकता हूँ। ये 120 डिग्री है। तो सी से डी मेरे पास अगर मुझे फाइंड करना है और मुझे साइड गिविंग दी हुई है, तो मैं लॉ ऑफ साइन यूज कर सकता हूँ। ये साइड मेरा पहला 20/sin 34 डिग्री, और डी सी, सी से डी अपॉन साइन 120 डिग्री। तो 20 को मल्टीप्लाई करें साइन 120 से, और डिवाइड में वही 340, ये सी डी। अब इसको कैलकुलेटर से एक स्टेप में कर लीजिए। 20 मल्टीप्लाई बाय साइन 120 डिवाइडेड बाय साइन 34। तो आपके पास ये जो सी डी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 30.97 अकॉर्डिंग टू 2 डेसिमल। चलिए जी, ये 2 मार्क्स का हमने कर लिया। द लेंथ ऑफ ए डी, ए से डी की लेंथ फाइंड करनी है। अब मुझे लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। एक एंगल दिया हुआ है, दो साइड है। तो लॉ ऑफ कोसाइन, अगर मुझे ये लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ ए डी, तो ए डी का स्क्वायर बराबर होगा इन दो लेंथ के स्क्वायर के। मैं लॉ ऑफ कोसाइन लिख रहा हूँ, ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर -2, ये ए बी लेंथ और बी डी लेंथ मल्टीप्लाई होगी, और cos 60 डिग्री लिखा जाएगा। जल्दी से अब इनकी वैल्यूज रख लेता हूँ। ए डी का स्क्वायर, ए बी हमारे पास है 23, इसका 23 का स्क्वायर हो जाएगा। बी डी आपके पास 20, 20 का स्क्वायर हो जाएगा। -2, 23 और 20, cos 60, cos 60। ओके, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब एक स्टेप में ये कर लेते हैं सारा का सारा। रेडिकल लगेगा, लेंथ है तो कोई प्लस माइनस नहीं होगा। रेडिकल के साथ दोस्तों वर्किंग कर लेते हैं। रेडिकल 23 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया। 23 मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि cos 60 1/2 के बराबर था। तो मेरे पास आंसर आ गया है 21.65 80 की वैल्यू। और मैं वेरीफाई कर लूँ, cos 60 जी बिल्कुल 1/2 के बराबर था। ये आपके 2 मार्क्स सिक्योर हो गए। फाइंड एंगल ए, एंगल ए फाइंड करना है। ए डी साइड मिल गई है 21.65। तो लॉ ऑफ साइन से इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोई और बेसिक तरीका नहीं है। ए इनफैक्ट नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ साइन ही यूज करना पड़ेगा। दो फिर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल चलें, ठीक है। लॉ ऑफ साइन यूज कर लेते हैं। 20/sin A, 20/sin A इज इक्वल टू 21.65/sin 60। इसको इसके अपोजिट, इसको इसके अपोजिट, तो थोड़ा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 20 से मल्टीप्लाई होगा साइन 60, और डिवाइड होगा 21.6, ये बराबर हो जाएगा साइन ए के। चलिए जल्दी से इसको निकाल लेते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 डिवाइडेड बाय 21.65। तो जो आंसर मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 0.800 साइन ए। अब मैं कहूँगा साइन इनवर्स
0.800 is equal to A shift sin inverse 0.800। जनाब आंसर मेरे पास एक अप्रोक्सीमेट आ रहा है, एंगल है ये 53.13 डिग्री। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी आपके पास। और एरिया किसका निकालना है? ए बी डी का। ए बी डी का तो दो साइडें मिली हुई, मैं सब मिटा सकता हूँ आखिरी वाले के लिए। भाई लास्ट वन एरिया होता है 1/2। अब ये दो साइडें मिली हो और इंक्लूडिंग एंगल मिला हो 1/2 23 20 साइन 60 साइन 60 रेडिकल 3/2 होता है। ओके 1/2 23 20 रेडिकल 3/2 एक स्टेप में सारा कर ले। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 3/2। तो जनाब ये जो एरिया मेरे पास आया है, किस ट्राइंगल का एरिया निकाला है मैंने? ए बी डी। ये मेरे पास फाइनली आ गया है 199.185 या 200 भी कह सकते हैं। यूनिट नहीं दिया हुआ तो यूनिट का स्क्वायर, तो एरिया है जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर है। अच्छा चले जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके जनाब लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर चुके हैं। कहता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है। 6 cos स्क्वायर एक्स माइनस के cos एक्स -1 इज इक्वल टू 0। मजे की बात इसका जनरल सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड किया जा सकता है। आप लेट कर लें cos x किसी y के बराबर, तो ये 6y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और 6 यानी मिल्टन ब्रेकिंग हो रही है। माइनस के 3y प्लस के 2y -1 इज इक्वल टू 0। 3y कॉमन 2y -1 प्लस 1 कॉमन 2y -1 इज इक्वल टू 0। 2y -1 अलग से 0 के बराबर और 3y प्लस 1 अलग से 0 के बराबर। y की वैल्यू आ रही है 1/2 और y की वैल्यू आ रही है माइनस के 1/3। और y आपके पास क्या था? cos x। तो एक इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना होगा और cos x इज इक्वल टू -1/3। एक इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना होगा। चलें जी अब जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। x बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1/2 और चेक करते हैं cos इनवर्स 1/2 किस पे 0 देता है। शिफ्ट cos इनवर्स 1/2 जनाब आंसर दे रहा है 60 डिग्री। और दूसरा एंगल क्योंकि ये cos है और cos जो पॉजिटिव होता है पहले क्वाड्रेंट में होता है और चौथे क्वाड्रेंट में, तो दूसरा एंगल कैसे निकालूंगा मैं इसको? cos 360 माइनस x इज इक्वल टू cos x के बराबर होगा। तो x की वैल्यू मैंने 60 निकाली है। cos 360 -60 यानी 300 cos 60 के बराबर होता है। आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ यानी ये दोनों वैल्यूज बराबर होते, तो इसका मतलब दूसरा x का आंसर 300 है। अब जनरल सोल्यूशन इस वाले का पहले बना लेता हूँ। जनरल सोल्यूशन 60 मतलब π/3, 60 लिखें π/3 आपकी मर्जी। π/3 प्लस कॉस है तो 2πn एक ये, और इसको कंबाइन करें 300 डिग्री। 300 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, कैंसिल हो गया 10 6 30 डिवाइडेड बाय 18 5 यानी 5π/3। तो आप लिखेंगे 5π/3 प्लस 2πn। ये वाला
जनरल सोल्यूशन है इस वाले का निकला है। ऐसे ही मुझे अब इसका भी निकालना होगा। x बराबर होगा, अब ये नेगेटिव जो कॉस होता है दोस्तों वो कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट पे होता है और थर्ड क्वाड्रेंट पे होता है। तो मैं जरा बेसिक एंगल के हिसाब से वर्किंग करनी पड़ेगी। मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा शिफ्ट कॉस इनवर्स माइनस 1/3। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 109.41, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट पे ही आपके पास है। अब थर्ड क्वाड्रेंट वाला आंसर कैसे निकालेंगे, कॉस 180 प्लस थीटा बराबर होता है आपके पास माइनस के, देखिए प्लस के कॉस थीटा के, जो वो चेंज कॉस में ही होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा के। और थीटा मैंने क्या थीटा बोल दिया, एक्स कह दूं मैं यहाँ पर, एक ही बात है। प्लस कॉस एक्स के, इसका मतलब मैंने यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी निकाली है, 109। पर अगर ये इस तरह से देखेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये बेसिक एंगल के फॉर्म में नहीं आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा बिल्कुल। क्योंकि थीटा ये जो एक्स होता है 0 से 90 के दरमियान होता है, तो मुझे इसका बेसिक एंगल से ही इसको वर्कआउट करना पड़ेगा, ये आइडेंटिटी यूज नहीं होगी। बेसिक एंगल का मतलब ये कि आप नेगेटिविटी छोड़ दीजिए, आप पहले निकालें किसके लिए, कॉस इनवर्स 1/3 के लिए, जो आंसर क्या दे रहा है। यानी आपने इसके लिए कैसे वर्किंग करनी है, आप करेंगे कॉस इनवर्स 1/3 के लिए काम करें दोस्तों, वो आंसर दे रहा है आपके पास 70.528। हालांकि ये इसका आंसर नहीं है, ये प्लस का 1/3 आंसर देगा, माइनस के 1/3 नहीं। मगर इस आइडेंटिटी में वर्कआउट कर जाएगा ये 180 प्लस 70.528, ये कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस, हाँ पॉजिटिव के ही बराबर होता है, कॉस 70.528 के। और आप देखें इसमें अगर ऐड करें 180, तो आंसर आ रहा है 250, थर्ड क्वाड्रेंट में ही 250 होता है। और चेक करें कॉस 250 पॉइंट समथिंग, तो वो तकरीबन इसी वैल्यू के बराबर आता है। मतलब ये एक ट्रिक होती है जिसके लिए आप यूज कर लेते हैं। अगर नेगेटिव आपके पास एंगल हो तो आप क्या करें, पहले बेसिक एंगल निकाल लें पॉजिटिव वाला, और इस आइडेंटिटी में थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस दैट एंगल कर दें तो आपको वो मिल जाएगा। यानी एक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आपको मिल रही है यहाँ से, एक्स आपको मिल रहा है 180 प्लस 70.528। जितना ज्यादा पॉइंट्स में वैल्यूज रखेंगे उतना एक्यूरेट 1/3 -1/3 के आंसर करीब आएगा, 250.528। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि भाई अगर आप इसका कॉस 250.528 करें तो देखो वो आंसर माइनस के 0.333 समथिंग उसके अप्रोक्सीमेट बराबर भी आ रहा है। तो इसके भी जनरल सोल्यूशन ऐसे ही बना लेते हैं, इसको मैं एंगल की फॉर्म में ही रखता हूँ। तो ये हो जाएगा 109.47 प्लस 2 पाई n यूनियन, ओ सॉरी, चलो मैंने जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया था, इसका तो खाली इसमें सॉल्यूशन बनाना था। यानी ये है 120 से 360 के दरमियान। अब 120 से 360 के दरमियान जो आंसर आ रहे थे हमारे पास, ये जनरल सॉल्यूशन बनाना भी नहीं था। चलो खैर मैंने आपको सिखा दिया, अब इसको लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको इसके हिसाब से ही वैल्यूज बनाना सिखा देता हूँ। तो इसको लिखेंगे 250.528 प्लस 2 पाई n, ये जनरल सोल्यूशन इसका। पर इसने कहा था 120 से 360 के दरमियान, अब 120 से 360 के दरमियान में तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा 300 वाला, ये आंसर होगा क्योंकि 100 नहीं, ये आंसर नहीं होगा, 120 के अंदर नहीं है, और ये आंसर होगा। तो ये दो आंसर खाली लिखेंगे आप लोग, x इज इक्वल टू
300 एक, और x इज इक्वल टू 250.528। ध्यान में रखिएगा, फिर भी आपको ये प्रोसेस तो करना पड़ेगा, ये चारों एंगल निकालने पड़ेंगे, पर ये जनरल सोल्यूशन वो नहीं कह रहा निकालने का, ये जनरल सोल्यूशन की बात वो नहीं कर रहा। फिर भी मैंने चले आपको जनरल सोल्यूशन निकालना सिखा दिया, आपको काम आएगा अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ओके, ये एक आइडेंटिटी है, पीछे दी हुई होगी, इसको प्रूव करना है। कहता है भाई अगर साइन इनवर्स 8/17 हो प्लस साइन इनवर्स 8/17 हो, तो हमें इसके बराबर करके दिखाएं। ये आइडेंटिटी होती है, पीछे दी हुई है, साइन इनवर्स ए साइन इनवर्स बी बराबर होता है साइन इनवर्स ए रेडिकल 1 - b² बी रेडिकल 1 - a²। साइन इनवर्स ए की वैल्यू है 8/17, बी की वैल्यू है 8/7, दोनों 8/17, 7/25, सॉरी, तो ठीक कर लूँ, 7/25, 8/17, 7/25। आई होप मैंने वैल्यू सही रखी है, 7/25, क्योंकि इससे सॉल्यूशन करना है। 7/25, बी की वैल्यू 7/25, 1 - a की वैल्यू 8/17 होल स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए, मैं एक स्टेप में इसको करूंगा, रेडिकल वालों को सिंप्लीफाई करूंगा, तो मैं कैलकुलेटर में लिख रहा हूं रेडिकल 1 - 7 7/25 होल स्क्वायर। तो वो मुझे जो, ओके सर एरर कह रहा है, 7 का स्क्वायर कह देता हूँ उसको, और 25 का स्क्वायर कह देता हूँ। अब तो सर ना दे भाई, के स्टिल, तो मैं ये पैरेंथेसिस सब चले। अब जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया इस पूरे को, तो ये मुझे आंसर निकाल के दे रहा है 24/25। उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल बेसिक से स्टेप है, आप खुद से कर सकेंगे, टाइम सेविंग के लिए कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब इसको भी मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, 8/17। तो ये जो मुझे आंसर दे रहा है इसका 15/17 आंसर दे रहा है। ओके, साइन इनवर्स, तो जनाब 8 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 24 से, 192, 17 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 25 से, 425। लंबा चौड़ा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। 7 × 15, 105, 25 × 17, 425। एलसीएम ले लीजिए और आंसर बना लीजिए। एलसीएम सेम है, ऊपर वैल्यूज जमा हो जाएगी, तो 192 प्लस 105, आंसर 297। और शायद मुझे यही बनाना था, बिल्कुल 3 मार्क्स का इतना लंबा चौड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, कैलकुलेटर आपको इसको आसान कर देगा। अच्छा जी, नाउ लास्ट, आई होप दैट इसके बाद नहीं है, यस लास्ट वन, एक लेंदी सा लंबा सा पेपर। आपके पास दोस्तों ऑप्शन होंगे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे सारे ही सॉल्व करने थे। चलें जी, फाइंड द पीरियड, डोमेन, रेंज ऑफ दिस वन। सबसे पहले पीरियड पे बात करते हैं। साइन का पीरियड का 2 पाई डिवाइड बाय सी। सी क्या होता है, ये एंगल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब साइन का पीरियड मुझे मेरे पास है पाई, साइन टू, साइन 2 पाई का पीरियड निकाल लिया। अब की बात मुझे क्या निकालनी है, डोमेन। ओ भाई कोई भी वैल्यू हो तो डोमेन आपके पास इसकी, आपके पास पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। रेंज
वैसे -1 से 1 के दरमियान होती है, पर इस नंबर ने उसको चेंज कर दिया। अब होगा -2 से 2 के दरमियान। ये रेंज होगी उसकी। एम्पलीट्यूड जस्ट -1 से 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया। ये कंप्लीट हो गया, 4 मार्क्स इसने दे दिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मेहरबानी। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड वाले के पास। कहता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये भी बिल्कुल बेसिक है दोस्तों। मैक्स के लिए क्या करते हैं, इस नंबर को ऐड करते हैं एब्सोल्यूट ऑफ इस नंबर से। तो 5 एब्सोल्यूट 3 का 3 होगा, 8 आ गया। मेन के लिए क्या करते हैं, इस नंबर को माइनस करते हैं एब्सोल्यूट दिस वन, 5 माइनस 3। तो आंसर आपके पास आ गया 2। और ये मेरा मैक्स और ये मेरा मिनिमम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पास पेपर भी मज़ा आया होगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।